नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि प्यार निस्वार्थ होता है। प्यार में कोई सौदा नहीं होता, लेकिन आजकल का जो प्यार है वह बिल्कुल ही स्वार्थों से भरा हुआ है। और सौदेबाजी आज के ज़माने के जो प्यार है उसमें देखने को मिलती है। कहते हैं नशा चाहे प्यार का हो, अय्यासी का हो, फिर या शराब का हो, बर्बाद तीनों ही कर देता है। साथियों, ऐसा ही एक कहानी, एक व्यक्ति अपनी बेटी की उम्र के नौकरानी से दिल लगा बैठता है और दिल लगाने के बाद जो हश्र होता है उसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के नारायणा की। दिल्ली के नारायणा में एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। दिल्ली के ही रहने वाले एक व्यक्ति रहते हैं प्रमोद। प्रमोद के परिवार में उनका एक बेटा और उनकी बहू और उनकी पत्नी, मात्र 4 लोगों का छोटा सा परिवार रहता है। बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसकी जॉब मुंबई में लग जाती है। अब मुंबई में अपनी पत्नी को लेकर वह साथ रहने लगता है और इधर पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन जो प्रमोद रहता है उसकी बीवी की हालत ख़राब हो जाती है। उसका इलाज चल रहा था। अब इसी दौरान उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब पत्नी की मौत से प्रमोद काफ़ी आहत होता है। वह उबर नहीं पा रहा था। कहते हैं बुढ़ापे का सहारा एक बेटा होता है और एक अपनी खुद की पत्नी होती है। अब पत्नी तो उससे छीन चुकी थी। अब वो अपनी पत्नी की यादों में काफ़ी परेशान रहता था, खोया रहता था। उधर बेटा बहू घर पर आते हैं। माँ का दाह संस्कार करने के बाद कुछ दिनों तक घर पर रहते। अब उधर परिवार में पिता को भी देखना था, नौकरी को भी देखना था। अब बेटा अपनी पत्नी को लेकर वापस मुंबई कमाने के लिए चला जाता है और पिता से कहता है कि वो बहुत जल्द जब व्यवस्था कर लेगा तो मुंबई बुलाएगा। लेकिन जो प्रमोद रहता है वो मुंबई जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि मैं अपने जगह को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, जहाँ मैं वर्षों से हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। मेरा मुंबई में अकेले मन नहीं लगेगा। तब उसके लिए बेटा एक नौकरानी लगाता है। अब नौकरानी जो रहती है वो आसपास काम करती थी लोगों के घरों में। अब उस नौकरानी की भी एक बेटी रहती जो कि 18 साल की रहती, जिसका नाम परमिला रहता। अब माँ कुछ दिनों तक प्रमोद के घर काम करती, लेकिन कुछ दिनों बाद अब वह एक और मकान पकड़ लेती है जिसमें वह काम धाम करती। अब इस दौरान वो अपनी बेटी को काम के लिए प्रमोद के घर भेजती है। परमिला को बताती है कि एक व्यक्ति है जो अकेला ही रहता है और काफ़ी अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है और बहुत रॉयल आदमी है। उसके घर तुम काम धाम करना और मैं बाकी जगह काम करूँगी। माँ बेटी दोनों ही नौकरानी का काम करती थी, यानी कि लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, खाना बनाने का काम करती थी। अब इधर परमिला भी बेहद ही खूबसूरत परमिला, उम्र महज 18 से 19 साल, प्रमोद के घर जाती है और काम करने लगती है। प्रमोद उस लड़की को पहचानता था क्योंकि वो अपनी माँ के साथ कई बार आती जाती थी। अब धीरे धीरे परमिला आकर प्रमोद के घर खाना भी बनाती और कभी कभी खाना पैक कर घर भी ले जाती थी। अब इस दौरान मालिक प्रमोद परमिला को काफ़ी प्यार करता था, काफ़ी मानता था बेटी की तरह। धीरे धीरे समय गुजरता गया और जो परमिला थी उसकी जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहाँ आसपास कई ऐसी लड़कियाँ थी जिनके पास फ़ोन था, थोड़ा हाई फाई प्रोफाइल की थी, यानी कि परमिला का जो लेवल रहता है उससे थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन वो अभी गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाई करती थी। अब इधर परमिला की माँ काम धाम करती थी, परमिला काम धाम करती थी और उससे सिर्फ घर का ही खर्च चल पाता था। जो बाकी की ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। अब इस दौरान मकान मालिक, जो मालिक रहता है प्रमोद, वो एक स्कूटी लेता है और स्कूटी लेने के बाद वह उसी से बाज़ार वगैरह जाता था, सामान वगैरह लाता था। अब इधर परमिला एक दिन अपने मालिक से कहती है, प्रमोद से, कि अंकल मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे स्कूटी चलाना सिखा दो। अब प्रमोद परमिला को स्कूटी चलाने के लिए परमिशन दे देता है कि ठीक है बेटा तुम जाकर सीख लो, लेकिन परमिला स्कूटी नहीं चला पा रही थी।
अब इधर प्रमोद परमिला को लेकर स्कूटी पर बैठाता है और बैठाने के बाद बाहर लेकर ग्राउंड में जाता है। वहाँ जाकर सड़क के किनारे ग्राउंड रहता है, वहीं पर उसे स्कूटी सिखा रहा था। अब परमिला स्कूटी चलाना जब सीख लेती है तो इसी दौरान सिखाते समय प्रमोद अक्सर कर परमिला के शरीर को टच किया करता था और परमिला कोई जवाब नहीं देती थी। अब इससे प्रमोद काफ़ी खुश होता है। अब एक दिन परमिला जब काम करने जाती है और काम करने के बाद प्रमोद से कहती है कि मैं आपकी स्कूटी लेकर आज स्कूल जाना चाहती हूँ। अब इधर पर जो प्रमोद रहता है वो कहता है कि ठीक है, स्कूटी तुम ले जा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अब परमिला पूछती है कि आखिर कौन सा काम है? अंकल, मैंने सारा काम कर दिया है। वो अक्सर अंकल ही कहती थी। अब इधर प्रमोद कहता है कि मेरे पास आओ, कुछ काम है। जैसे ही परमिला उसके पास जाती है, उसके पास बैठती है तो उसके शरीर को छूने लगता है और उसे टच करने लगता है। अब परमिला अपने आप को असहज महसूस करने लगती है। तो परमिला से कहता है कि तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हारे सारी ख्वाहिशों को पूरी करूँगा। तुम्हारी जो भी ज़रूरतें हैं, मोबाइल फ़ोन और स्कूटी वगैरह, मैं सब दूंगा। और इधर परमिला को लगता है कि अब इससे अच्छा क्या है। अब वो अपने मालिक को समय देने लगती है। अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब उधर कई दिनों तक वो शारीरिक संबंध बनाता, लेकिन अब परमिला को भी मालिक की लत लग जाती है, गंदी लत लग जाती है। परमिला अक्सर कर घंटों घंटों तक मालिक के साथ रहती, लेकिन इस दौरान वो अभी मालिक से खुश नहीं हो पाती थी और न ही मालिक खुश कर पाता था। 50-52 साल का व्यक्ति। अब इधर परमिला उससे नाराज़ होती है और कहती है कि आपको सही से कोई काम करने भी नहीं आता है, अब आप बूढ़े हो चुके हो। अब इधर जो व्यक्ति रहता है प्रमोद, वो अब बाज़ार जाता है, बाज़ार से कुछ दवाइयाँ लेकर आता है। अब वो दवाइयों का सेवन करता है और सेवन करने के बाद परमिला के साथ संबंध बनाता, उसके साथ घंटों घंटों तक रातें गुजारता। कई बार तो रात को परमिला को रोक भी लेता था और उसकी माँ कुछ भी नहीं बोलती थी। अब इस दौरान कुछ दिनों बाद उसकी माँ देखती है कि परमिला के पास काफ़ी पैसे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं। आखिर ऐसा क्या परमिला ने कर दिया है कि साहब इसको काफ़ी पैसे दे रहे हैं। अब जब परमिला की माँ उससे पूछती है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, तो परमिला बताती है कि साहब ने मुझे अच्छे से रहने के लिए कहा है और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहा है, तो वही पैसे मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब परमिला की माँ भी खुश होती है कि साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं, हो सकता है उन्होंने किया हो। अब इसी दौरान एक दिन जब परमिला का जन्मदिन आता है तो परमिला की भी जिद रहती है कि उसे फ़ोन चाहिए। और इधर मालिक अपनी नौकरानी को इतना प्यार करता था कि वह एक फ़ोन उसे गिफ्ट करता है। अब जब परमिला की माँ को पता चलता है कि आज जन्मदिन पर साहब ने उसे एक फ़ोन दिया है, तो परमिला की माँ साहब से जाकर पूछती है, मालिक से पूछती है प्रमोद से, कि आपने फ़ोन क्यों गिफ्ट किया, क्या ज़रूरत थी इतने महंगे सामान देने की। हाँ, तो आखिर ऐसा क्या है। तभी मालिक कहता है कि बेटी है, ऑनलाइन आजकल पढ़ाई हो रही है, कुछ नई चीज़ सीखेगी, आखिर इतना पैसा रुपया मैं लेकर कहाँ जाऊँगा। अब इसी दौरान परमिला की माँ भी खुश रहती, परमिला भी खुश रहती है। लेकिन एक दिन परमिला मालिक को बताती है कि उसकी शादी कहीं तय हो चुकी है और लड़का अहमदाबाद में एक कंपनी में काम करता है, उसके साथ उसकी शादी होने वाली है। अब इधर प्रमोद परेशान होने लगता है। परेशान होकर उसकी माँ से कहता है कि अभी तो इसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, इसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, तुम कहाँ इसको अभी शादी विवाह में ढकेल रही हो। यह एक जंजाल है, जाकर फंस जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाएगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अब गरीब बेचारी परमिला की माँ कहती है कि देखिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए, उसके बाद वो अपने ससुराल चली जाए तो एक जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। अब इधर परमिला की शादी एक दिल्ली का ही रहने वाला लड़का रहता है जिसका नाम रहता है दीपक। दीपक से उसकी शादी तय हो जाती है। तय होने के बाद कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाती है और शादी में जो मालिक रहता है वो अभी कई हज़ार रुपए का योगदान देता है, सहयोग करता है परमिला के शादी में। शादी होने के बाद उधर परमिला अब अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल से कुछ दिन बाद जब घर लौट कर आती है तो जो मालिक रहता है प्रमोद, वह मिलने के लिए अपने घर बुलाता है।
इधर परमिला मिलने के लिए मालिक के पास जब जाती है, प्रमोद के पास, तो जाती है तो वहाँ पर शादी के जोड़े में, यानी कि एक तरह से साड़ी पहने हुए एक बेहद ही खूबसूरत महिला शादीशुदा जब उसके घर जाती तो वो देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसे पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी परमिला कहती है कि साहब, अब तक जो भी आपने किया मैंने सहयोग किया, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ, अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन प्रमोद अब गुस्से में उसे कहता है कि और भी पैसे रुपए जो चाहिए ले लो, मुझे खुश रखा करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा। लेकिन परमिला उसे मना कर देती है। अब वहाँ से वो अपने घर चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो अपने ससुराल जाने वाली थी तो उसकी माँ प्रमोद के घर जाती है और जाकर कहती है कि साहब कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि उसकी माँ प्रमोद के घर काम करती थी बेटी के जाने के बाद। कुछ पैसे चाहिए, बेटी जाने वाली है ससुराल। प्रमोद मदद करता है और कहता है कितनी जल्दी क्या है, बेटी को 2-4 दिन अपने पास रखो, समझो, देखो, उसके बाद भेज देना। लेकिन माँ कहती है कि ससुराल से काफ़ी दबाव है, जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका पति अब अहमदाबाद जा रहा है तो वो अभी साथ जा रही है। अब इधर परमिला की विदाई हो जाती, वो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद कुछ दिनों बाद वो अपने पति दीपक के साथ अहमदाबाद जाकर रहने लगती है। वहाँ वह एक कंपनी में काम करता था। कई महीने बीत जाते हैं। अब इधर फिर से प्रमोद परमिला को फ़ोन करने लगता है, उससे बातें करता, लेकिन परमिला उसे अब अवॉइड कर रही थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसकी शादी हो चुकी है, अब उसका भी एक पति है, पति के साथ उसे रहना है, जीवन व्यतीत करना है। तो अब इन सब चीज़ों से वह दूर हो रही थी। अब उधर सहेलियों के आगोश में आकर सहेलियों की को दिखाने के लिए मॉडर्न बनने के चक्कर में उसने मालिक का साथ पकड़ा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, पैसे लिए, मोबाइल लिए। लेकिन जब उसकी ज़रूरतें उसका पति पूरा करने लगा तो वह मालिक को भूल जाती है। अब इधर प्रमोद को इसी बात की चिढ़ थी कि आखिर अब तक ज़रूरत थी तो मैंने पूरा किया और अब वह भूल चुकी है। इसी दौरान एक दिन उसके बेटे का फ़ोन आता है तो प्रमोद बताता है कि वह तीर्थ यात्रा पर जाने वाला है, करीब 5-6 दिन बाद वह घर लौटेगा। और परमिला की माँ को भी बताता है कि वह 5-6 दिनों के लिए कहीं जा रहा है तीर्थ यात्रा पर, और वह 5-6 दिनों के बाद आएगा, तब तक घर बंद रहेगा। अब इधर प्रमोद तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन 15 दिन हो जाते हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता है। इधर उसका बेटा मुंबई से अपने पिता को, प्रमोद को फ़ोन करता है तो फ़ोन बंद आ रहा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 8-10 दिन हो गए, पिताजी से बात नहीं हुई। अब वह फ़ौरन ही परमिला की माँ को फ़ोन करता है। परमिला की माँ बताती है कि वह मुझसे बता कर गए हैं कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, करीब 5-6 दिन बाद आएंगे, लेकिन साहब का अभी तक कुछ पता नहीं है, 15 दिन हो गए हैं, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। अब इसी दौरान जो उसका बेटा रहता है वह छुट्टी लेकर अपनी पत्नी को लेकर घर आता है, और घर आने के बाद घर का ताला तोड़कर जब अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद वो देखता है कि रूम बिल्कुल इधर उधर पड़ा हुआ है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे पता चल सके कि वो आखिर तीर्थ यात्रा पर गए कहाँ हैं। अब इसी दौरान वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता प्रमोद के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और बताता है कि करीब 15 दिनों से उसके पिताजी गायब हैं। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है, तभी अहमदाबाद मछुआरों को, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे मछुआरों को एक बॉडी दिखाई देती है, और उस बॉडी को देखने के बाद वह पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस जाती है और जाने के बाद कब्जे में लेती है, शिनाख्त करती है, लेकिन उसको कुछ पहचान नहीं हो पा रही थी। 15 दिन तक पुलिस ने इंतज़ार किया। फ़ोटो वगैरह लेने के बाद पोस्टमार्टम वगैरह कराकर उसे नदी में गिरने से उसकी मौत हो गई थी, नदी में डूबने से मौत हुई थी, दम घुटने से मौत हुई थी। अब पुलिस उसकी बॉडी को एक एनजीओ के माध्यम से उसका दाह संस्कार करवा देती है और उसका फ़ोटो वगैरह हर थानों में भेज देती है कि अगर कोई गुमशुदा व्यक्ति होगा तो कोई ज़रूर शिकायत दर्ज कराएगा। लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर जब पुलिस शिकायत दर्ज कर लेती है प्रमोद की गायब होने की, तो जांच पड़ताल करती है। जब जांच पड़ताल करती है साथियों, तो उसकी जो अंतिम लोकेशन थी वह अहमदाबाद में उसके फ़ोन की मिली थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो भी पुलिस सबसे पहले उसके घर जाती है। उसके घर जाकर जब उसके कमरे की तलाशी लेती है तो घर में जब अलमारी खोलती है तो उसमें कई गोलियां, शक्तिवर्धक गोलियां पड़ी हुई थी और भी कई ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी
जिसे देखने के बाद पुलिस भी शॉक्ड थी। अब पुलिस को शक होता है उसकी नौकरानी की उसकी माँ पर। जब उसकी माँ से पूछताछ होती है तो उसकी माँ बताती है कि उसकी बेटी अहमदाबाद रहती है, पहले यहीं काम किया करती थी। अब पुलिस का शक बेटी के ऊपर जाता है कि अहमदाबाद में ही वह उस व्यक्ति की लास्ट लोकेशन थी और उसकी बेटी भी वही थी, और ये सब गोलियां मिलना कुछ तो पर्दे के पीछे खेल चल रहा था। अब पुलिस फौरन ही अहमदाबाद पुलिस की मदद लेती है। तभी अहमदाबाद की पुलिस के पास जब फोटो भेजती है प्रमोद की दिल्ली पुलिस, तो पता चलता है कि इस व्यक्ति की तो कुछ दिन पहले लाश मिली थी, वह मर चुका है। अब जैसे यह बात घर वालों को पता चलती है, बेटा बहू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इधर बेटा जानना चाहता था, लोग जानना चाहते थे कि आखिर हकीकत क्या है, मौत कैसे हुई। पुलिस अहमदाबाद पहुंचती है और अहमदाबाद जाने के बाद अहमदाबाद पुलिस की मदद से अब परमिला को गिरफ्तार करती है। परमिला से पूछताछ करती है तो परमिला बताती है कि हाँ, वो मेरे पास तो आए थे, मुझसे मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद वो चले गए थे, लेकिन जो लोकेशन थी उसके आसपास ही थी। अब पुलिस कई तरह से बातचीत करती तो पता चलता है कि कई बातों में वो फंस जाती है। अब पुलिस को उसके ऊपर शक होता है, और जब पुलिस बेरहमी से सख्ती से जब उससे पेश आती है तो वो बताती है कि एक दिन वो उसने फ़ोन किया और बताया प्रमोद ने कि वो अहमदाबाद में मिलना चाहता है, और जब मैं मिलने के लिए गई तो मुझे होटल के कमरे में लेकर गया और वहाँ मुझसे ज़बरदस्ती करनी चाहिए, और जब मैंने मना किया तो उसने कुछ अश्लील फ़ोटोज़ वीडियोज़ मेरी बना रखी थी, वह दिखाने की कोशिश की और कहा कि मैं ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ तुम्हारे पति को दिखा दूंगा, और मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उसके बाद वो मुझसे बात करता रहा और होटलों में रुका रहा, बराबर बुलाता रहा। एक दिन जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे पति को मुझ पर शक होने लगा, तो मैंने अपने पति दीपक से सारी बात बताई है, और दीपक जब इस हकीकत को सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। वो अपनी पत्नी का साथ देता है और एक दिन अपनी पत्नी को प्लान के तहत कहता है उसे नदी के पास लेकर आओ। जब वो घूमने के लिए उस व्यक्ति के साथ नदी के पास जाती है प्रमोद के साथ, तो उसका पति नदी में उसे डुबोकर मार देता है और धक्का देकर नदी के अंदर ढकेल देता है बॉडी को। अब बॉडी बहते हुए आगे जाती है, मछुआरों को मिलती है, तो मछुआरे पुलिस को फ़ोन कर बताते हैं। जब यह हकीकत परमिला पुलिस को बताती है, यह सारी हकीकत, तो पुलिस पूछती है कि आखिर उसका फ़ोन कहाँ है। मारने के बाद जो उसका फ़ोन रहता है प्रमोद का, वो उसकी नौकरानी परमिला रख लेती है लालच में आकर कि आखिर इसी में वीडियोज़ फ़ोटोज़ था, तो वह रख लेती है। अब फ़ोन बंद रहता है। अब इधर पुलिस जब उसकी फ़ोन की तलाशी लेती है, उसके घर की तलाशी लेती है, तो पता चलता है कि उसका फ़ोन भी बरामद होता है, और जब फ़ोन बरामद होता है तो फ़ोन में कई अश्लील वीडियोज़ फ़ोटोज़ भी थी परमिला और प्रमोद की, यानी कि नौकरानी और उसके मालिक की। अब इससे सारा खुलासा होता है। कई सबूत भी ऐसे मिलते हैं फ़ोन कॉल्स के दौरान जब दोनों ने बातें की थी, और कई बार बातें हुई थी। होटल से लगाए पुलिस हर जगह छानबीन करती है, और कई सबूत इकट्ठा करने के बाद अब इधर परमिला जुर्म भी कबूल कर लेती है और उसका पति दीपक भी जुर्म कबूल कर लेता है। तो दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर साथियों जेल भेज देती है। अब यह खबर जब न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग हैरान थे। एक 50-52 साल का व्यक्ति, पत्नी की मौत होने के बाद उसे हवस की लत लग जाती है और अपनी ही नौकरानी यानी कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ गलत काम करता था, और नौकरानी मॉडर्न बनने के चक्कर में नए हवा आगोश में खोकर लोगों को दिखाने के लिए मालिक के साथ संबंध बनाती थी पैसों के लिए। लेकिन शादी होने के बाद जब वो सुधर जाती है तो मालिक को भी सुधर जाना चाहिए था, लेकिन मालिक की जो लत थी, जो नशा था, वह मालिक के परिवार के साथ साथ यानी कि प्रमोद के परिवार के साथ साथ परमिला के परिवार को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते आप सभी साथी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।